Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about Muslim family laws. आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम फैमिली लॉज में कौन कौन से लॉज जो हैं वो इंक्लूड होते हैं और मुस्लिम फैमिली लॉज में जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे मैरिज का कॉन्सेप्ट है। अब मैरिज का कॉन्सेप्ट मुस्लिम फैमिली लॉज में डिफरेंट हैं, जैसे शिया स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट अलग है और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। और दोनों की तरफ से निकाह के जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ये भी मुस्लिम फैमिली लॉ से रिलेटेड है। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड कौन सा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान में और प्रोसेस क्या है डिसोल्यूशन का, और डिसोल्यूशन जो है शिया स्कूल ऑफ थॉट में कैसे होती है और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में कैसे होती है और थ्रू कोर्ट कैसे होती है डिसोल्यूशन। नेक्स्ट हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे डिवॉल्व होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, या सूरतुन निसा में वरासत जो है वो कैसे डिवाइड की गई कि जो डिसीज्ड जब फोत हो गया कोई शख्स तो उसकी आगे वरासत जो है वो उसके मरने के बाद लीगल हेयर्स में कैसे डिवाइड की जाएगी, उसको भी हम इंशाल्लाह शेयरर्स और रेजिड्यूरीज कौन कौन होते हैं उन चीज़ों को भी इंशाल्लाह वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थ्रू कोर्ट आप कैसे जो है वो डिवाइड करा सकते हैं उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो सक्सेशन है, सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा या सक्सेशन को आप कैसे जो है वो शिया स्कूल ऑफ थॉट या सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में आप कैसे जो है वो समझते हैं। फिर उसके बाद अगर दादा से पहले बेटा फोत हो गया और पोता जिंदा है तो उसकी सक्सेशन का जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा, या उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी क्या वैसे ही डिवॉल्व होगी जैसे कि नॉर्मल विरासत जो है वो किसी शख्स को डिवॉल्व होती है अपने पेरेंट्स से या किसी लीगल हेयर से, तो क्या उसका जो है वो बेसिक लीगल इम्पैक्ट होगा। तो उसको हम इंशाल्लाह, या और पाकिस्तानी लॉ इसके बारे में क्या कहता है, तो हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद फैमिलीज में जो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है कि वो गिफ्ट जो है वो फादर बाजुकात गिफ्ट कर देता है अपनी प्रॉपर्टी, और गिफ्ट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, गिफ्ट कब कंप्लीट होता है, गिफ्ट के लिए क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या ओरल या वर्बल गिफ्ट जो है वो काफ़ी होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंट जो हैं वो इसेंशियल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं कि गिफ्ट करते हुए आपने जो है वो उनको मद्देनज़र रखना है, अदरवाइज वो गिफ्ट इनवैलिडेट हो सकता है थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, मैरिज क्या है। मैरिज इज बेसिकली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन मेल एंड फीमेल, जिसका पर्पस जो है वो शरीयत ने ये बयान किया कि जो आपकी जनरेशन है उसको उसमें ग्रोथ और ग्रो करने के लिए मज़ीद जो है वो जनरेशन्स को जो है वो आगे फर्दर जो है वो डेवलप करने के लिए जो है वो अल्लाह ने जो है वो ये कॉन्सेप्ट ऑफ निकाह जो है वो मैरिज दुनिया में जो है वो क्रिएट किया, जिसके अंडर क्या कि अल्लाह ने हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान अट्रैक्शन पैदा की। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी कुरानी जो है वो आयात और बहुत सारी अहादीस इसको सपोर्ट करती है निकाह को, जो एक वैलिड मैरिज है। अब होता क्या है कि निकाह के बाद क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर वो कंप्लीट होते हैं तो निकाह कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो निकाह कंप्लीट नहीं होगा, वॉइड निकाह हो जाएगा, वॉइड मैरिज हो जाएगी या फिर इरेगुलर हो जाएगी। तो ये क्या उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। नंबर वन, जब आप दो लोगों का निकाह करने जा रहे हैं मेल और फीमेल का, तो आपने देखना है कि क्या वो मेजर हैं एज पर पाकिस्तानी लॉ। इट्स इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तानी लॉ ये कहता है कि अगर 18 साल से कम किसी भी चाइल्ड की अगर आप शादी करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो गार्डियन है, चाहे कोई भी है, तो उसके लिए स्पेशल लॉ क्रिएट किया गया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929,
जिसके अंडर जो है वो ऑफेंस कंसीडर किया गया कि उन उन लोगों के लिए पनिशमेंट है जो इंटेंशनली जो है वो माइनर्स की जो है वो जो है शादी करवाते हैं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि जब ये मामला हो जाता है, निकाह हो गया, तो पहला सबसे पहले मेजर होने चाहिए। वैसे शरीयत में, इस्लामिक लॉ में, फीमेल एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तो वो वैलिड निकाह है, और मेल भी जब बालिग हो गया तो उनका निकाह वैलिड है एज पर इस्लामिक लॉ। हाउएवर पाकिस्तानी जो लॉ है, मुस्लिम फैमिली लॉ, वो ये कहता है कि जी आपका ये जो मेजर होना उनके लिए ज़रूरी है, यानी 18 साल से बड़ा, तो तब जो है वो ये मैरिज इनकी जो है वो रजिस्टर हो सकेगी और वैलिड हो सकेगी। अब इस्लामिक लॉ रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई हुक्म नहीं देता। अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिर भी निकाह वैलिड है, उससे वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। पहला इंग्रेडिएंट कि वो मेजर होने चाहिए कपल, जो भी मेल फीमेल जिनके निकाह होने जा रहा है। नंबर 2, हक महर उनका उस टाइम पे डिटरमिन होना जरूरी है। एटलीस्ट 2 मेल एडल्ट विटनेसेस, या फिर एक मेल और 2 फीमेल विटनेसेस का होना मस्ट है, तो तब एज पर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट ये निकाह कंप्लीट होता है। और उसमें एक वली का होना भी जरूरी है, जो कि माँ बाप होते हैं नॉर्मली। अगर वो नहीं है तो कोई भी गार्डियन जो कि डिक्लेयर्ड शुदा होता है वो उसका वली होता है, और वो उसके थ्रू जो है वो निकाह होता है और वो वैलिड होता है। अब अगर आ जाएं आप फॉर एग्जाम्पल उस तरफ कि शिया स्कूल ऑफ थॉट में एट द टाइम ऑफ निकाह जो है, निकाह में विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नंबर 2, मेजर होने चाहिए। नंबर 3, उसके लिए जरूरी नहीं है विटनेसेस, तो वो निकाह कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में और शिया स्कूल ऑफ थॉट में। अब अगर आ जाएं नेक्स्ट हम, कि जब निकाह सोलमनाइज हो गया तो जो क्या रजिस्ट्रेशन अगर उस निकाह की नहीं होती तो क्या वो इनवैलिड हो जाता है? द आंसर इज नो। किसी भी निकाह को अगर रजिस्टर नहीं किया गया तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली वो निकाह वैलिड है, अगर वो फ्री कंसेंट से हुआ है और वो फीमेल एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंच गई है और लड़का भी प्यूबर्टी को जो है वो पहुंच गया है, तो देन जो है वो उनका निकाह वैलिड है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स अगर कंप्लीट है तो निकाह जो है वो इस्लामिकली शरीयत के अकॉर्डिंगली वैलिड है। लेकिन जो पाकिस्तानी लॉ है, मुस्लिम फैमिली लॉज, उसका सेक्शन 5 ये कहता है कि निकाह को रजिस्टर कराना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। आपने निकाह को रजिस्टर कराना है एट दी आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो कि यूनियन काउंसिल होगी आपकी, वहां आप रजिस्टर करवाएंगे अपने निकाह को। अगर आप निकाह पे को रजिस्टर नहीं कराते तो उसके बाद आपके लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, इसी में सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो निकाह रजिस्टर कराना जरूरी है। अब निकाह का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, शिया स्कूल ऑफ थॉट का भी, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट का भी। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे, कि निकाह खत्म कैसे होता है। तो उसके लिए भी प्रोवाइडेड है सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, जिसमें तलाक का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये भी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट और शिया स्कूल ऑफ थॉट में डिफरेंस है। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर हस्बैंड वाइफ को तलाक दे रहा है तो वो अपनी जुबान से जो है वो विदाउट ड्यूरेस अगर कह देता है कि उसको 3 टाइम्स अगर डिवोर्स देता है तो वो तलाक बाइन है, जो कि सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वैलिड है, जो कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली 3 तलाकें अगर एक ही मीटिंग में दे दी गई तो वो वैलिड तलाक है, उनके यहाँ तलाक बिद्दा जिसे कहते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल जो दूसरे बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट और अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट है, उनके अकॉर्डिंगली अगर 3 तलाकें एक ही सिटिंग में दी गई तो उसको वो एक कंसीडर करते हैं। अब ये डिफरेंस है। अब जब डिसोल्यूशन होने लगी तो अगर हस्बैंड डिवोर्स देने लगा है तो डिवोर्स की फिर आगे फर्दर काइंड्स है। एक डिवोर्स होती है तलाक एहसन और एक तलाक हसन। जो तलाक एहसन है उसमें क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स प्रोनाउंस करता है, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को भी हम लेके चल रहे हैं,
तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में हस्बैंड एक डिवोर्स प्रोनाउंस करता है ड्यूरिंग तोहर पीरियड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा जो पाकीज़गी का टाइम पीरियड होता है उस टाइम में वो प्रोनाउंस करेगा, एक डिवोर्स प्रोनाउंस करेगा और फिर वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक जो है वो वेट करेगा। और अगर उसके दौरान उनका जो है वो दरमियान में रिलेशन कायम नहीं होता या वो रजू नहीं करते उस टाइम पीरियड के दरमियान, तो तीसरे मंथ के बाद उसको जो है वो डिवोर्स इफेक्टिव हो जाती है और तलाक कंप्लीट 3 तलाक़ें हो जाती हैं और वो कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कहानी ख़त्म हो जाती है। अब अगर ये मामला होता है तो फिर उसके बाद अगर दोबारा उन्होंने आपस में इकट्ठे रहना है तलाक के एहसन में, तो फिर वो दोबारा से निकाह करेंगे। उसके लिए हलाला की ज़रूरत नहीं है। एक डिवोर्स हुई है तो वो 3 महीने बाद दोबारा से निकाह कर सकते हैं और फिर निकाह करके तो फिर दोबारा से वो रह सकते हैं। ये वैलिड, इस्लामिकली ये वैलिड है इस्लामिक लॉ में। एक डिवोर्स होती है तलाक के हसन, जिसमें हस्बैंड हर एक तहूर के पीरियड में 3 मुसलसल कंसेक्यूटिव पीरियड्स में एक एक डिवोर्स प्रोनाउंस करता है और तहूर के पीरियड में और फिर तीसरी डिवोर्स के बाद डिवोर्स इफेक्टिव हो जाती है और फिर ख़त्म यानी निकाह ख़त्म हो जाता है और उसके लिए फिर वो फीमेल हलाल नहीं रहती और वो फीमेल फिर किसी और इंडिपेंडेंट पर्सन, किसी और बंदे के साथ निकाह करेगी। निकाह करने के बाद वो दूसरा शख्स उसको अपनी मर्जी से डिवोर्स देगा और फिर जब वो डिवोर्स देगा तो वो जब भी दे तो फिर अगर ये आपस में निकाह करना चाहें तो फिर ये लोग निकाह कर सकते हैं, तो वो वैलिड निकाह होगा। और ये आजकल हमारे जो छोटे छोटे मौलवी और छोटे छोटे लोग जो यहाँ पे वहाँ पे लोगों के हलाले कराते फिरते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे कि जी इस इंटेंशन से कि अगर आप जो है ठीक है जी आप निकाह करें, कागजी कार्रवाई करें और उसके बाद फिर आप कह दें कि जी अब जो है इसको फर्दर जो है बस ठीक है आप कंज्यूम नहीं करेंगे और फौरी तौर पे आप जो है वो डिवोर्स दे देंगे और ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट होगी और फिर दोबारा से वो निकाह कर लेते हैं। ये हराम है और ये आप इससे अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि डिवोर्स सोच समझ के दो और गुस्से की हालत में जो है वो कोशिश करें अवॉइड करें। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये जो हलाला आजकल लोग करते हैं ये हराम है। इससे जो है वो आप जो है वो इल्लीगल रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी चीज़ ये है कि उसकी जो एक्चुअल क्रक्स था, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया जाए। एक तलाक बाइन है जो कि ट्रिपल तलाक एक ही मीटिंग में दे दी जाती है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं अगर आपने ट्रिपल तलाक स्ट्रिक्टली फौरी तौर पे अगर दे दी तो उनका स्ट्रिक्ट व्यू है कि वो 3 तलाकें हो गई। और अगर आप फॉर एग्जांपल बरेलवी अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो वो ये कहते हैं कि 3 तलाकें हों या जितनी दफ़ा भी अगर एक मीटिंग में दी गई तो वो 1 कंसीडर होगी। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी यही फतवा है कि 3 तलाकें अगर एक ही मीटिंग में हुई तो फिर एक ही जो है वो डिवोर्स हुई है। तो ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप आ जाते हैं फॉर एग्जांपल अब इसी में शिया स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट क्या है। जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है उसमें जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होनी है तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जब निकाह ख़त्म होना तलाक होनी है तो पहली उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो भी आपने वो ही यूज़ करने हैं जो कि इंटेंशन जो है आपकी डिवोर्स की होनी चाहिए। नंबर 1 पहला इंग्रेडिएंट। सेकेंड वन आपने वही अरेबिक वर्ड में देनी है, चाहे आप अरबी हैं, चाहे आप अजमी हैं, चाहे कोई भी हैं, तो आपने जो है वो उसको जो है वो अरेबिक में जो उसका वर्ड है स्पेसिफिकली उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने डिवोर्स देनी है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएं फॉर एग्जांपल कि जब आप डिवोर्स दे दें फिर उसमें उनके यहाँ एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि आपके पास एटलीस्ट 2 मेल विटनेसेस का होना ज़रूरी है जिनकी प्रेजेंस में आप डिवोर्स देंगे। तो जो विटनेसेस सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में एट द टाइम ऑफ निकाह ज़रूरी होते हैं, शिया स्कूल ऑफ थॉट में एट द टाइम ऑफ डिवोर्स भी ज़रूरी होते हैं। और अगर डिवोर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई प्रेशर, कोई ड्यूरस या कोई भी फ्रॉड या कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू या कोई भी अंडर थ्रेट या कोर्शन जो है वो ली जाए डिवोर्स, तो वो डिवोर्स उनके यहाँ कंसीडर नहीं होती और वो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है डिसोल्यूशन में।
अब हम आ जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में। अगर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस इसके बारे में क्या कहता है, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है अदर देन बाय तलाक जो है, पहली बात जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961, वो ये कहता है, इसका सेक्शन 7 जो है वो क्लियर बताता है कि तलाक कैसे होगी। फिर उस तलाक को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आर्बिट्रेशन काउंसिल में आप जाएंगे तो वो क्लियरली जो है वो बताता है कि आपने पहले रिटन नोटिस टू वाइफ भी देना है और आपने साथ आर्बिट्रेशन काउंसिल को देना है। फिर वो आपकी 90 डेज पीरियड जो है वो उसमें 3 दफ़ा आपने डिवोर्स देनी है, और फिर 3 दफ़ा के बाद वो जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो रिकन्सिलिएशन कराने की कोशिश करेगी। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर उनकी रिकन्सिलिएशन नहीं होती तो देन डिवोर्स इफेक्टिव होकर डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है बाय द आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में भी क्वेश्चन करते हैं कि जी सेकंड मैरिज में, वो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके सेकंड जो पोलीगैमी है या सेकंड मैरिज या मल्टीपल मैरिजेस के बारे में, कि जी वाइफ से आपको परमिशन लेना होती है। हालांकि लॉ की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको वाइफ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने आर्बिट्रेशन काउंसिल को कन्विंस करना होता है कि क्यों आपके लिए सेकंड मैरिज ज़रूरी है, तो किन किन ग्राउंड्स में आप जो है वो सेकंड मैरिज को अफोर्ड कर सकते हैं, या मेंटेनेंस में क्या आप रोल प्ले कर रहे हैं। सेकंड मैरिज में अगर आप करने जा रहे हैं तो क्या आपने फर्स्ट वाइफ का कंप्लीट हक महर, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डावर जो है वो आपने कंप्लीट पे कर दिया है या नहीं। ये रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली आर्बिट्रेशन काउंसिल की। तो आप आर्बिट्रेशन काउंसिल में अप्लाई करते हैं कि मैं सेकंड मैरिज करने जा रहा हूं तो आप काइंडली मुझे इजाज़त दें, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो फिर इजाज़त देती है सेकंड निकाह की। आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ग्राउंड्स हैं, इसमें अलग से हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया तो उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि आप पोलीगैमी या सेकंड मैरिज की तरफ कब जा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल। अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल आपके अगेंस्ट फैसला कर देती है तो फिर आप जाते हैं डीसी, जो कि कलेक्टर के पास, कि जो फिर आपका केस सुनता है और फिर आपको परमिशन देता है, और फिर उसका केस फाइनल डिसीजन होता है, वो फिर आगे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता। अगर आप विदाउट परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो करेंगे, जो है फॉर एग्जांपल आप शादी करते हैं, तो फिर आप अंडर सेक्शन 6 जो है उसके अंडर फिर पनिशेबल ऑफेंस है, तो फिर उसकी पनिशमेंट है 1 साल इम्प्रिजनमेंट है। अब नेक्स्ट जो है, अब इससे क्या होता है कि इसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन, एक और अदर जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो क्रिएट किया, जिसके अंडर क्या होता है कि डिवोर्स हो सकती है अदर देन दी बाय वे ऑफ तलाक। यानी अगर हस्बैंड डिवोर्स नहीं देता तो खुला आपने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली लेनी होती है। और उसमें क्या क्या ग्राउंड्स हैं हम उनको वन बाय वन भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 15 ग्राउंड्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर हस्बैंड जो है आपका 4 साल से लापता है, उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, तो आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला फाइल कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। 2 साल तक हस्बैंड आपको मेंटेन नहीं कर रहा, आपके मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा, तो देन आप जो है वो खुला ले सकते हैं। अगर हस्बैंड को आपके 7 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट हो गई है, 7 साल या उससे ज्यादा की कन्विक्शन हो गई है और कन्विक्शन फाइनल हो गई है और वो जेल चला गया है, तो आप खुला ले सकती हैं इस ग्राउंड पे। अगर आपका हस्बैंड आपसे क्रूरलिटी या कोई भी आपसे झगड़ा करता है तो आप खुला ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई लियान का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अरबिक कॉन्सेप्ट है कि लियान, जिसमें हस्बैंड वाइफ पे जिना की एक्यूजेशन लगाता है, और उसमें अगर वो एक्यूजेशन लगाए और वाइफ उसको डिनाई कर दे तो आप इस बेस पे जो है वो डिवोर्स ले सकते हैं। और या वाइफ हस्बैंड पे लगाए तो ये दोनों के ऊपर रेसिप्रोकल बात है, तो लियान की वजह से भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, सेक्सुअली उसकी जो है वो अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करता या नहीं कर सकता, तो देन जो है
वो इस बेस पे भी जो है वो फौरी तौर पे कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड के वो उसको खुला दे देगी फीमेल को। और इसके अलावा इवन यहां तक है कि फीमेल अगर ये कह दे कि मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद तो फिर भी खुला हो सकती है। तो और बहुत सारे मल्टीपल ग्राउंड्स हैं कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन लाहक है तो आप मुझसे डिस्कस करें, तो हम इंशाल्लाह आप कमेंट में बताएं कि आपके पास कौन सी सिचुएशन और किन ग्राउंड पे आप जो है वो खुला सीख कर रहे हैं या कर चुके हैं, या किन किन ग्राउंड्स पे, या क्या इशू है जिसकी वजह से आप खुला सीख कर रहे हैं। तो मल्टीपल जो हैं वो इस पे ग्राउंड्स जो हैं वो टेकअप किए जा सकते हैं। ये सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो उसमें प्रोवाइडेड है कि किन किन ग्राउंड्स पे फीमेल जो है वो खुला ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है। अब ये हमारा जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस में सबसे पहले जब कोई भी शख्स फोत होता है, चाहे वो शिया स्कूल ऑफ थॉट है चाहे सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है, इनहेरिटेंस तकरीबन सेम है। होता क्या है कि जब कोई शख्स फोत होता है, फॉर एग्जांपल फादर फोत हुआ, तो जब उसकी इनहेरिटेंस है वो लीगल हेयर्स पे डिवॉल्व होने से पहले जो सबसे पहले ऑब्लिगेशन है सब लीगल हेयर्स पे, जो कि हमेशा बहुत सारे मेजॉरिटी में लोग इग्नोर कर देते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले जो फोत हुआ है डिसीज्ड, उसकी अगर कोई लाइबिलिटी है उसको पे किया जाए, उसके ऊपर अगर कोई डेट्स थे तो वो पे किए जाएं, उसके कफन दफन पे जो खर्चा हुआ उसको जो है वो पे किया जाए। जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो देन जो रिमेनिंग बचेगा उसको फिर लीगल हेयर्स में डिवाइड किया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है वो लीगल हेयर्स इसको इग्नोर कर देते हैं और प्रॉपर्टीज और उनके ऊपर जो है वो फर्दर जो है वो फौरी तौर पे उसको जो है वो डिवाइड करने के ऊपर फोकस करते हैं। फिर डिवीजन में फीमेल्स को जो है वो डिप्राइव कर दिया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स को, या फेक सिग्नेचर या फेक अंगूठों के साथ जो है वो भाई जो हैं या बड़े जो उनके मर्द हजरात हैं वो अपने नाम करा लेते हैं प्रॉपर्टी, या फेक गिफ्ट डीड्स बना लेते हैं, या कोई ना कोई फ्रॉड जो है वो कमिट करके बहनों को या बेटियों को या वाइफ्स को या मदर्स को जो है वो डिप्राइव कर दिया जाता है। तो उसके लिए लेजिस्लेचर ने जो है वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसके लिए एक्ट बना दिया, उसमें ऑम्बड्स पर्सन क्रिएट कर दिए, जो ऑफिसेज जो हैं मुतसिब की अदालतें बना दी गई फास्टेस्ट रेमेडीज़ के लिए, और बहुत सारे जो हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए गए। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अब माशाल्लाह जो है वो कोर्ट्स भी इसके बारे में जो है वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देती हैं कि भाई फीमेल्स को जो है वो डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए प्रॉपर्टी से। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कैसे जो है वो डिवॉल्व किया जाता है। आप बीइंग ए मुस्लिम इस चीज पे फोकस करें। सूरतुन निसा में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की जो आयत है 11-12 सूरतुन निसा की, उसमें क्लियरली शेयर्स जो हैं वो उनको जो है वो प्रोवाइड कर दिया कि विरासत कैसे कैसे डिवॉल्व होगी और किस किस का कितना शेयर होगा। अब अगर बाप फोत होता है तो उससे जब विरासत डिवॉल्व होगी तो 2 हिस्से भाई के हैं, 1 हिस्सा बहन का है। उन सब से पहले 1/8 हिस्सा अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो 1/8 विडो का हिस्सा है, और अगर उससे पहले उसकी वालदा जिंदा है या पेरेंट्स में से कोई जिंदा है तो उनको भी 1/6 हिस्सा उनको जाएगा, और 1/8 हिस्सा उसकी वाइफ को आएगा, और फिर जो बचेगा उसको फिर बाकी लीगल हेयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये इस्लामिकली शेयर डिवाइड होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स फोत होता है और उसने उसकी वाइफ जो है अगर फॉर एग्जांपल है और आगे उसके पास कोई औलाद नहीं है, तो ऊपर जो पेरेंट्स को 1/6 पहले गया था वो 1/3 जाएगा, और बाकी जो है वाइफ को जाने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो बाकी उसके बहन भाइयों में डिवाइड कर दिया जाएगा डिसीज्ड के। तो नॉर्मली लोग इससे भी जो है वो डिस्प्यूट करते हैं कि ये वो शेयर्स हैं जो अल्लाह पाक ने डिसाइड कर दिए सूरत उन-निसा में। अब जब अगर फॉर एग्जांपल वाइफ है उसके आगे बच्चे नहीं हैं तो वाइफ को वैसे 1/8 मिलता है, तो अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो उसको 1/4 मिलेगा, उसको डबल मिल जाएगा। अगर इन केस हस्बैंड है, वाइफ जो है वो उसकी फोत हुई है और हस्बैंड जिंदा है और उसकी आगे औलाद है, तो फिर उसकी औलाद हस्बैंड को जो है 1/4 मिलेगा और अपना बाकी जो है वो बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। अगर बच्चों में कोई बच्चा नहीं है,
वाइफ फोत हुई और उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है तो हस्बैंड को हाफ मिलेगा और बाकी वाइफ के बाकी बहन भाइयों में जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। ये शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर आप आ जाएं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अनडिविजिबल है तो उनकी फिर वैल्यू लगा ली जाती है, मार्केट वैल्यू, और उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो भी बहन भाई वाइफ या जो भी लोग ऊपर जो है लीगल हेयर्स हैं उनमें फिर उसके अकॉर्डिंगली उनके शेयर्स के मुताबिक डिवाइड कर दिया जाता है। ये आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। फर्दर डिटेल में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और एक अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ इसके बारे में तो हम इंशाल्लाह आपको इसको जो है वो गाइड कर देंगे या इसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो डिटेल में जो जिसमें हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो है वो स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट गिफ्ट का। गिफ्ट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, गिफ्ट्स के लिए क्या क्या जरूरी है कि गिफ्ट को वैलिड बनाया जाए या एब्सोल्यूट बनाया जाए, क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं, कौन सा पाकिस्तानी लॉ है जो गिफ्ट को सपोर्ट करता है, और अगर गिफ्ट फ्रॉड के जरिए लिया गया हो या उसके अंदर कोई इलीगैलिटी हो या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल ना हो तो देन उसको जो है वो कैसे आप लोग जो हैं वो डिवाइड कर या उसको इनवैलिडेट करा सकते हैं या प्रॉपर्टीज बाकी वारिस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जब भी कोई शख्स अपने लीगल हेयर्स को या किसी अजीज को या किसी लव एंड अफेक्शन की वजह से गिफ्ट करना चाहता है तो गिफ्ट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद और विदाउट कंसिडरेशन। तो ये गिफ्ट है। अब जब गिफ्ट दे रहे हैं आप किसी को तो कोशिश ये करें कि गिफ्ट को जो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फुलफिल करें। नंबर 1, गिफ्ट को रिटर्न उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर लेके आए। फिर गिफ्ट में जो डोनर है उसको चाहिए कि गिफ्ट जो डोनी है उसको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करवाए। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता उसकी जिंदगी में तो गिफ्ट कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद गिफ्ट विद कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन की रिसीविंग होनी चाहिए। अगर नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, तो गिफ्ट जो है वो रजिस्टर होना चाहिए बिफोर रजिस्ट्रार, ताकि कल को बाकी लीगल हेयर्स जो हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल लें। नेक्स्ट, जो गिफ्ट के अंदर जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिकली इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं डिफरेंट जजमेंट्स में कि गिफ्ट का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि पोजेशन हैंड ओवर होना मस्ट है, अदरवाइज गिफ्ट जो है इनवैलिड हो सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए गिफ्ट के लिए जरूरी क्या है, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2, एक्सेप्टेंस उसकी डोनर की जिंदगी में होनी चाहिए बाय द डोनी, और उसके अलावा गिफ्ट के जो पोजेशन है वो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड होना चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। अगर पोजेशन ट्रांसफर हुआ तो वो कंप्लीट कंसीडर होगा। वैसे ओरल गिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वैलिड होता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं बिफोर रजिस्ट्रार, ताकि उसका फिर कल को कोई भी लीगल हेयर या कोई भी जो भी वारिस है वो उस पर ऑब्जेक्शन ना कर सकें और वो गिफ्ट जो है वो उसकी वैलिडिटी बरकरार रहे। अब गिफ्ट जो है क्या उसका रजिस्टर होना जरूरी है या नहीं, तो रजिस्ट्रेशन मेरे नजदीक जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो कंपलसरी करता है कि 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या प्रोमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर जरूर कराएं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप, बेहतर है कि आप कस्टम्स जो एक्साइज ड्यूटी या उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो सारे पे करके उसको जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करें और रजिस्टर भी करवाएं, ताकि कल को कोई उसकी वैलिडिटी को चैलेंज ना करे। अब गिफ्ट जो है उसको कौन सा पाकिस्तानी लॉ है, तो पाकिस्तानी लॉ, द आंसर इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बेसिकली डील करता है गिफ्ट को, जिसका सेक्शन 122 टू 126 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इसको डील करता है। 122 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि गिफ्ट जो है वो कब कंप्लीट होता है, गिफ्ट है क्या, और 123 भी उसके इंग्रेडिएंट्स को फर्दर स्पेसिफाई करता है, और 126 ये कहता है कि गिफ्ट जो है वो कब, क्या गिफ्ट रिवोक हो सकता है या नहीं। कुछ सिचुएशन में हो सकता है, अगर जहां अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या पोजेशन शिफ्ट ना हुआ हो तो देन या बाय द डोनर जो है वो उसको जो है वो कैंसिल कराया जा सकता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग गिफ्ट
या कोई उसकी ट्रांजैक्शन में या उसकी वैलिडिटी के बारे में या रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में, कैंसलेशन ऑफ गिफ्ट डीड के बारे में या रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में या एसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट जो लोगों का है, गिफ्ट वो कर सकता है एंटायर प्रॉपर्टी अपने बच्चों को, किसी भी एक बच्चे को। हाउएवर इस्लामिकली ये अनफेयर है, इलीगल कंसीडर होता है, लेकिन पाकिस्तानी लॉ में परमिशन है कि वो पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। लेकिन जो विल है, विल 1/3 जो हिस्सा है अपने लीगल हेयर्स में अगर वो किसी एक को दे रहा है तो 1/3 से ज्यादा वो विल नहीं कर सकता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मुस्लिम फैमिली लॉज में तकरीबन हर मुसलमान को, हर लॉयर को आने चाहिए। जितने तकरीबन मुस्लिम फैमिलीज में डिस्प्यूट्स हैं विरासत से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, पोलीगैमी से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड और अपना गिफ्ट से रिलेटेड, वो सारे तकरीबन इन्हीं डोमेन्स में, इसी सर्कल में जो है वो सर्कुलेट करते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप जो है वो ज़रूर हमसे पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।